नमस्कार। अच्छा सोचिए जरा, एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा, एक प्रीमियम ट्रेन में परोसा गया खराब खाना और देश की अगली जनगणना। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? पर आज हम इन्हीं सब को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में आजकल असल में चल क्या रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हैं आज के हमारे मुद्दे। राजनीति, वंदे भारत जनगणना और हमारी यमुना नदी। सब अलग अलग पहेली के टुकड़ों की तरह लग रहे हैं, राइट? लेकिन ये सब जुड़ते हैं। और जब ये जुड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो आज के भारत की कह सकते हैं कि चुनौतियों और जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके बारे में बहुत कुछ बताती है। चलिए देखते हैं ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिक्स की। आजकल राजनीतिक गलियारों में ना अटकलों का बाजार बहुत गर्म है और वफादारी पर इतने सवाल उठ रहे हैं कि एक तूफान सा आ गया है। और इस पूरे पॉलिटिकल बवंडर के बीच में एक सवाल है जो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? अब सवाल उठता है कि ये बातें, ये अटकलें शुरू कहां से हुई? देखिए, ये जो अफवाहें हैं ना, ये यूं ही हवा में नहीं उड़ी। इसके पीछे एक पूरी टाइमलाइन है। पहले केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, फिर उस पर राघव चड्ढा की तरफ से एकदम चुप्पी, और फिर ये खबर आई कि उन्होंने अपने पुराने मोदी विरोधी ट्वीट्स डिलीट कर दिए। अब इन तीनों चीज़ों को जब आप जोड़कर देखेंगे तो एक कहानी तो बनती है। और यही तो होता है आजकल की पॉलिटिक्स में। परसेप्शन इज रियलिटी। आपकी चुप्पी को ही आपकी हाँ मान लिया जाता है। और इसी माहौल में ही लाइन बहुत वायरल हुई, जैसे ही जीते वैसे ही अन्ना, तू कितने है। ये लाइन हमें सीधे उस वक्त में ले जाती है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे से अलग हो गए थे। तो लोग अब इसी को याद करके पूछ रहे हैं, क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है? क्या पॉलिटिकल लॉयल्टी इतनी आसानी से हवा के साथ बदल जाती है? पर देखिए, ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है ये सिर्फ बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर पड़ता है कि सरकार कैसे काम करती है। और जब सरकार कह लीजिए कि डगमगाती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को। तो चलिए अब पॉलिटिक्स से हटकर जरा आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत पर नजर डालते हैं। अक्सर पब्लिक सर्विसेज में वादों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। और इसका एकदम ताज़ा उदाहरण है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो भारत की सबसे प्रीमियम ट्रेनों में से एक मानी जाती है। वहां हाल ही में एक घटना हुई। जरा सोचिए, आप एक प्रीमियम ट्रेन के लिए अच्छा खासा पैसा देते हैं और वहां जो खाना मिलता है उसे खाकर आपके होंठों पर सूजन आ जाए। मतलब एक बोटॉक्स इफेक्ट, वो भी बिना मांगे। ये सिर्फ खराब खाने की बात नहीं है, ये भरोसे के टूटने की बात है। भाई, अगर कोई प्रीमियम सर्विस के लिए पैसे दे रहा है तो क्या वो कम से कम बेसिक क्वालिटी और सेफ्टी की उम्मीद भी नहीं कर सकता? अब आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर पर, और यहाँ एक और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है। एक डॉक्टर ने एक प्रैक्टिस का खुलासा किया है जिसे वो आईसीयू ट्रैप कह रहे हैं। ये वो सिचुएशन है जहां कुछ प्राइवेट अस्पताल अलिजेडली सिर्फ बिल बढ़ाने के लिए मरीजों को जबरदस्ती आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं, चाहे उन्हें जरूरत हो या ना हो। ये सिर्फ गलत नहीं है, ये उस सिस्टम के साथ धोखा है जिस पर लोग अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक पलों में यकीन करते हैं। और ये जो आंकड़ा है 25,000 रुपये एक दिन का, ये दिखाता है कि इस ट्रैप की कीमत कितनी भारी है। सोचिए उस परिवार के बारे में जो पहले ही किसी अपने की बीमारी से परेशान है और ऊपर से उस पर इतना बड़ा फाइनेंशियल बोझ डाल दिया जाता है। और ये सोचना भी मुश्किल है कि कुछ अस्पताल कथित तौर पर बिल ना चुकाने पर डेड बॉडी तक रोक लेते हैं। ये एक ऐसे सिस्टम की बहुत ही भयानक तस्वीर है जिसे मुनाफे से पहले इंसानियत को रखना सीखना होगा। और वादे और हकीकत का ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ ट्रेनों तक नहीं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी साफ दिखता है। जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एआई कैमरों के साथ सुपर स्मार्ट बनाने का वादा। सुनने में तो बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है ना? पर असल में जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। तो इस पे एक कमेंट है जो सारी कहानी बयां कर देता है। उसमें तुम चाहे AK-47 रख के निकाल दो, ये लाइन, ये मजाक दिखाता है कि लोगों को सिस्टम पर कितना भरोसा है। मतलब आप कितनी भी चमचमाती नई टेक्नोलॉजी ले आइए, अगर उसको चलाने वाले लोग ही अलर्ट और जिम्मेदार नहीं है तो सब बेकार है। ये एक सीधा सा रिमाइंडर है कि तरक्की सिर्फ गैजेट से नहीं होती, लोगों और प्रोसेस से होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की जो दशकों से हमारे सामने है, यमुना नदी की सफाई। और एक बार फिर इसका सलूशन क्या बताया जा रहा है? हाईटेक। इस बार तो विदेश से मशीनें मंगवाई जा रही हैं। और यहीं पर असली प्रॉब्लम दिखती है। देखिए, प्लान है कि फिनलैंड से मशीनें लाकर नदी को नीचे से साफ करेंगे, लेकिन असलियत क्या है?
असलियत यह है कि ऊपर से 17 नाले और फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी लगातार उसमें गिर रहा है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ कि आप बाल्टी से बाथटब खाली कर रहे हैं और नल पूरी तरह से खुला हुआ है। जब तक आप सोर्स पर, मतलब इन नालों और फैक्ट्रियों की गंदगी को नहीं रोकेंगे, तब तक तो ये सब सिर्फ पैसे की बर्बादी है। ये तो प्रॉब्लम को समझने में ही एक बेसिक गलती है। तो ट्रेन का खराब खाना, हेल्थ केयर में करप्शन, सिक्योरिटी सिस्टम जो काम नहीं कर रहा और एक फेल होता क्लीनिंग प्रोजेक्ट, ये सब अलग अलग बातें हमें एक बड़ी तस्वीर के बारे में क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में दिक्कत है। तो चलिए अब जरा इस सिस्टम को ही करीब से देखते हैं। अब बात करते हैं जनगणना की। पूरे 15 साल बाद देश में जनगणना होने जा रही है। एक बहुत बड़ा काम है ये। इसमें लोगों से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे ताकि सरकार के पास जरूरी डेटा इकट्ठा हो सके। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है अपनी पर्सनल जानकारी को शेयर करने का। और ये एक बहुत ज़रूरी वार्निंग है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। देखिए, जनगणना ज़रूरी है, लेकिन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सैलरी, अपना आधार नंबर, अपनी बैंक डिटेल्स, ये सब सेंसिटिव जानकारी किसी को नहीं देनी है, क्योंकि इससे फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। आज के ज़माने में डेटा ही तो नया पैसा है, तो जैसे अपने पैसों को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही अपनी जानकारी को भी रखना चाहिए। अब जरा करप्शन से निपटने के 2 अलग अलग तरीकों को देखिए। एक तरफ है नेपाल। वहां एक नया कानून आया है कि अगर टीम में कोई भी करप्शन करेगा तो उसकी जिम्मेदारी सीधे डिपार्टमेंट के हेड की होगी, टॉप डाउन अकाउंटेबिलिटी। और दूसरी तरफ भारत का एक मामला है जहां एक डिपार्टमेंट हेड पर ही 4 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगा। मतलब जिस पर रोकने की जिम्मेदारी है वही उसमें शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ऐसा सिस्टम कैसे बने जो अपने लीडर्स को वाकई में जिम्मेदार ठहरा सके। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, न्याय और भविष्य का सवाल। देखिए, हर किसी के मन में एक उम्मीद होती है कि सिस्टम निष्पक्ष होगा, न्याय मिलेगा, पर साथ ही एक डर भी होता है कि कहीं यही सिस्टम निराश न कर दे। यहीं पर असली परीक्षा होती है कि सिस्टम कितना मजबूत है। और इतनी सारी नेगेटिव बातों के बीच उम्मीद की एक रोशनी भी दिखाई दी है। एक ऐसा मौका आया जहां सिस्टम ने ठीक वैसा ही काम किया जैसा उसे करना चाहिए। और ये रोशनी आई है हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी की तरफ से, जिसने फ्री स्पीच यानी बोलने की आज़ादी के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया। हुआ ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को फिर से चालू करने का ऑर्डर दिया जिन्हें सरकार की आलोचना करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। अब ये सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में सरकार से असहमत होना आपका हक है, कोई एहसान नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि एक आज़ाद जुडिशरी ही पावर पर एक ज़रूरी चेक रख सकती है ताकि आम लोगों की आवाज़ दबने न पाए। लेकिन उम्मीद की इस रोशनी के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है, और वो इस एक लाइन में छिपी है। ध्यान से सुनिएगा। जब कानून आपको भ्रष्ट लोगों से नहीं बचाता, बल्कि भ्रष्ट लोगों को आपसे बचाता है, तो समझ लीजिए कि आपका देश बर्बादी की ओर है। ये एक ऐसी बात है जो अंदर तक हिला देती है, और ये उन सभी मुद्दों की जड़ है जिन पर हमने आज बात की। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जब आम आदमी की रोज की परेशानियां सिस्टम की बड़ी बड़ी खामियों से टकराती हैं, तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है ये देखने की कि कानून आम नागरिक की रक्षा करे? क्या ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, या अदालतों की, या फिर इसमें हम सबकी भी कोई भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।